Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, in this lecture we will talk about different natural resources, their types, their depletion, how they are being extracted or being hunted from the environment, and their impact on the environment after their depletion. So, what are the natural resources? Materials and components found within the environment, और इसमें जो है वो ह्यूमन एफर्ट्स बिल्कुल भी शामिल नहीं होती, और ये जो रिसोर्सेज अवेलेबल है नेचर के अंदर उनको कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, एंड दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल एंड फॉर द सेटिस्फाइंग ऑफ आवर नीड्स. अब हम इन रिसोर्सेज को नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज़ द विदड्रॉल ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचर इज़ कॉल्ड एक्सट्रैक्शन. और इसमें हम अगर सॉइल से कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हमने एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, सॉइल्स की अपनी प्रोडक्टिविटी होती है, अपनी फर्टिलिटी होती है, और उसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो दैट एक्सट्रैक्शन इज़ एक्टिविटी इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर. और अगर सॉइल्स के अंदर से कुछ मिनरल्स हैं, कुछ मेटल्स हैं, उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो दैट इज़ द माइनिंग. और फॉरेस्ट के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अगर हम लेते हैं तो दैट इज़ द हंटिंग. या फिर ऑयल और गैस की एक्सट्रैक्शन को हम करते हैं सॉइल से, दैट इज़ कॉल्ड द ड्रिलिंग. तो ये 3-4 एक्टिविटीज़ हैं जिन एक्टिविटीज़ से हम जो है वो नेचर से नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्टेन करते हैं. बट अगर हम ये उनको जो एक्सट्रैक्शन है इसको हम बियॉन्ड लिमिट ले जाते हैं, तो फिर इससे उन रिसोर्सेज की डिप्लीशन हो जाती, जो कि हमारा आज का टॉपिक है. सो यूज़ ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज बियॉन्ड देयर रेट ऑफ रिप्लेसमेंट. ये रिप्लेसमेंट अगर हम नहीं करते, अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं साथ उसमें एफॉरेस्टेशन नहीं करते, मतलब हम जंगल को काटते तो हैं लेकिन उसके साथ साथ कोई और नए जंगल, नए फॉरेस्ट नहीं लगाते, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको रिप्लेस नहीं कर रहे और हम उस नेचुरल रिसोर्स को डिप्लीट करते जा रहे हैं. इस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम ये नेचुरल रिसोर्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा. तो हमें क्या करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के साथ साथ उनको जो है वो रिप्लेस होने का टाइम भी देना है. नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास एक लंबी लिस्ट है, लेकिन उनमें से हम कुछ ये ऑलमोस्ट 9 नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनके बारे में बात करेंगे, इनको डिस्कस करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स इज वाटर. आपको पता है वाटर इज़ लाइफ, और इसके बिना जो है वो लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. एयर नेचुरल रिसोर्सेज है, और इस नेचुरल रिसोर्स को हम यूज़ करते हुए जो है वो भी रिसोर्स कंजर्वेशन कर रहे हैं, और हम सस्टेनेबिलिटी लेकर आ रहे हैं. हम विंड एनर्जी को यूज़ करके अलॉन्ग द सी शोर, क्योंकि वहाँ पे विंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में और हर वक्त ब्लो करती रहती है, तो हम ये विंड मिल्स लगाकर उसकी एनर्जी को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो ये भी हमारा सोर्स है. अब हमें इसको डिप्लीट नहीं करना चाहिए, इसको पोल्यूट नहीं करना चाहिए. फॉरेस्ट हमारे पास नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स है, तो ये जो है वो ये बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा एक जो है वो होम है. यहाँ पे फ्लोरा और फाना की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मौजूद है. अगर हम इसको जो है वो कंजर्व रखेंगे, इसकी जो है वो देखभाल रखेंगे, तो ये जो है वो नेचुरल रिसोर्स हमें देर बाद जो है वो इससे बेनिफिट्स ले सकते हैं. नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स हमारे पास ऑयल है, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं. तो ऑयल ब्लैक गोल्ड है, और इससे हम जो है वो पावर जनरेशन का काम करते हैं. इसके बाद कोल है, ये भी नेचुरल रिसोर्स है जो मिलियन ईयर्स के बाद प्रोड्यूस होता है. तो डेफिनेटली हमें इसको डिप्लीट नहीं करना चाहिए, और इसकी अगर डिप्लीशन की तरफ चले जाएंगे तो हमें हमारे पास जो है वो एक और एनर्जी का सोर्स जो है, जो पहले से ही लिमिटेड है, वो कम हो जाएगा. इसके बाद नेचुरल गैस है. यस, जहाँ पे ये ऑयल होता है, ऑयल के ऊपर ही ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो उन्हीं माइंस के अंदर होती है, ट्रैप हुई होती है, और उसको एक्सट्रैक्ट करके ये भी एक एनर्जी का सोर्स है, और इसको भी यूज़ किया जाता है. सॉइल द बिगेस्ट नेचुरल रिसोर्स है, और इससे जो है वो हमारी फूड चेन सारी की सारी यहीं से स्टार्ट होती है. हमारे प्रोड्यूसर यहाँ पे होते हैं, और यही प्रोड्यूसर जो सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं, सोलर एनर्जी को, उसी एनर्जी को बाद में हम जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और विद इन द बॉडी हमारे ये यूज़ होते हैं.
माउंटेन, दे आर आल्सो हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती। सो इस नेचुरल रिसोर्स को भी हमें लिमिट नहीं करना चाहिए। और वैसे भी ये जो सॉइल को, अर्थ को स्टेबलाइज करने के लिए ये माउंटेन है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने बताया कि इन जो पहाड़ों को हमने मेखें बनाया है, इनको कील बनाया है, तो ये अर्थ को स्टेबलाइज करते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि ये जो ज़्यादा अर्थक्वेक है वो इसी वजह से आते हैं कि हम इन्हीं माउंटेन्स को डिस्प्लेस कर रहे हैं, हम इन्हीं से जो है वो इसमें एक्सट्रैक्शन करके बजरी बना के और इसकी ग्राइंडिंग करके जो है वो डिफरेंट जगह पे रोड्स बना रहे हैं। तो हम इसी जो ये वाले इसकी स्टेबिलिटी का जो ये सोर्स है हम इसको लिमिट कर रहे हैं। एक और नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास मेटल्स। ये बहुत सी प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हम जो है वो इसे डिफरेंट यूज़ में लेकर आते हैं मेटल्स को। काजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन, यहाँ पे कुछ काजेज लिस्ट किए हुए। इनमें पहला काज है ओवर पॉपुलेशन। यस, जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए जो है हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि हम इनको फूड, फीड, फाइबर, शेल्टर ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। तो इस वजह से नेचुरल रिसोर्स की डिप्लीशन होती है। नॉन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यस, रिसोर्सेज अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे तो जहाँ पे जिस जियोग्राफिकल पोजीशन पे रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे वो उन रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ से रिसोर्सेज जो है वो पॉपुलेशन की रेशियो के लिहाज से क्योंकि कम थे तो वो अर्ली वहाँ से डिप्लीट हो जाएंगे रिसोर्सेज। तो ये नॉन इक्विटेबल या नॉट इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज की, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है इसका। ओवर यूज़, यस, हम एक्सप्लॉइट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हमारे पास गैस अवेलेबल है तो हम जो है वो अपने गीज़र भी गैस पे कर लेते हैं, अपने हीटर भी गैस पे कर लेते हैं, हम कुकिंग का काम भी इसी गैस पे कर लेते हैं, हम अपनी व्हीकल्स को जो पावर प्रोवाइड करनी है वो भी गैस पे सीएनजी पे कर लेते हैं। तो हमें क्या करते हैं, एक नेचुरल रिसोर्स जो अवेलेबल है हम उसकी डिफरेंट फॉर्म्स नहीं ढूंढते बल्कि उसी को जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट हो जाते हैं। डिफरेंट नेचुरल डिज़ास्टर हैं, टोर्नेडोज़ हैं, अर्थक्वेक हैं और ये जो है वो इरप्शन हो रही है, वोल्केनिक इरप्शन। तो ये वाले जो डिफरेंट डिज़ास्टर्स आते हैं ये भी नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो डिप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें काज जो है वो दैट इज़ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है और ये रॉ मटेरियल जो है हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं और इस रॉ मटेरियल से हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी वजह से भी हम रिसोर्सेज को डिप्लीट करते हैं और इसकी वजह से जो है वो पोल्यूशन क्रिएट होती है और ये पोल्यूशन से हमारा जो एयर और वाटर और ये सारी जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी जो है वो पोल्यूटेड होने की वजह से वो भी लिमिटेड हो जाते हैं। इसके कुछ और काजेज में लाइक डिफॉरेस्टेशन। यस, हम फॉरेस्ट हमारा अगर नेचुरल रिसोर्स है तो हम उसको जो है वो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम फायरवुड के लिए कटिंग करते हैं, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कटिंग करते हैं, हम अर्बनाइजेशन के लिए हम कॉलोनीज़ बनानी है तो भी जो है वो फॉरेस्ट को कट करते हैं। तो ये वाला भी इसका बहुत बड़ा एक कॉज है। माइनिंग, हम डिफरेंट मेटल्स को या हमारे पास ऑयल, गैस, कोल ये चीज़ें हम इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी जो है वो ये एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से रिसोर्स जो है वो डिप्लीट हो जाते हैं। एक्सट्रैक्शन भी मेटल्स की हम सॉइल से करते हैं तो इससे भी रिसोर्स की डिप्लीशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। फिर ओवर फिशिंग है जी, इसमें ये ओवर फिशिंग है तो ओवर फिशिंग में भी हम जो है ना वो अपने एक सोर्स है एनर्जी का, फूड का, उसको हम डिप्लीट करते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखेंगे हम। डिफरेंट ये जो डिप्लीशन के सोर्सेज हैं, काजेज हैं, इनमें हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट टू द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन प्रोड्यूस होगी बर्निंग से और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो होती है वो ग्रीन हाउस गैसेज का बहुत बड़ा सोर्स है और जिसकी वजह से बाद में जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाएगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पिछली स्लाइड में हमने बात की थी कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं
दीज आर द हाउसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे बहुत से फ्लोरा फाना, बहुत सी डिफरेंट टाइप्स के दरख्त हैं, यहाँ पे उनकी स्पीशीज़ हैं। इन्हीं जंगलात में जो बहुत सी परिंदों की, जानवरों की स्पीशीज रहती हैं, और अगर हम इसी जंगल को कट कर देंगे तो डेफिनेटली हमारी वो बायोडाइवर्सिटी, हमारी वो स्पीशीज़ जो है वो लॉस्ट हो जाएंगे। एंड डिस्टर्बेंस इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यस, ये जो वाटर का वेपोरेशन होती है ट्रांसपायरेशन की लॉस की वजह से, तो ये जो होते हैं, ये वेपर जो होते हैं वो जो क्लाउड्स बनते हैं और बाद में बारिश का असबाब बनते हैं। जहाँ पे ज़्यादा दरख्त होंगे, वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा जंगलात होंगे, फॉरेस्ट होंगे, वहाँ पे बारिश के चांसेस बहुत ज़्यादा हद तक ज़्यादा होते हैं। इस वजह से जो है अगर हम इसको फॉरेस्ट को कटिंग करते हैं, डिफॉरेस्टेशन की तरफ जाते हैं, तो हम इस अपने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को भी डिस्टर्ब करते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग, ये माइनिंग से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट मेटल्स को, या फिर हमारे लाइक ऑयल और नेचुरल गैस के जो रिसोर्सेज हैं उनको करते हैं। तो ये जो माइनिंग की एक्टिविटी होती है डेफिनेटली हम सॉइल को डिस्टर्ब करते हैं, और इसकी वजह से सॉइल और लैंड इरोजन होती है। फॉर्मेशन ऑफ सिंक होल, ये देखिए ये सिंक होल बनी हुई है यहाँ पे। अगर ये माउंटेन के यहाँ पे माउंटेनियस एरिया यहाँ साइडों पे, तो यहाँ पे जब बारिश होगी तो ये सारा पानी फिर बाद में यहाँ पे आ जाएगा, और इससे माइनिंग एक्टिविटी भी ख़राब होती है। और बहुत सी आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि इस माइन में पानी भर जाने से इतने जो है वो कौन माइनर्स जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है। तो ये भी इसी वजह से होता है कि ये एज अ सिंक होल बन जाती हैं, यहाँ पे सारा पानी यहाँ से इकट्ठा होकर इसके अंदर आ जाता है। जैसे आपके किचन में एक सिंक होता है, इसी तरह से ये देखें ये भी एक सिंक बना हुआ है, जिसमें यहाँ पे ये एलिवेशन है यहाँ पे साइडों पे, और ये दरमियान में ये सिंक होल बना हुआ है, तो ये सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एरिया, जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करेंगे, यहाँ पे जैसे इरोजन हो रही है या सिंक होल के तौर पर बन गए, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमने इस सारी सॉइल को डिस्टर्ब किया, तो इस सॉइल में, इस एरिया में जो फ्लोरा और फाना है वो लॉस्ट हो जाएगा। सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी इस एरिया में ड्यू टू द माइनिंग होगा। कंटेमिनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, जब हम डिफरेंट मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से कुछ और जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन लाइक यहाँ पे ये आयरन हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स जो हैं, ये देखें ये ब्राउनिश कलर में यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं, तो ये भी कोल माइनिंग से यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, और ये इसमें इन्होंने क्या किया, ये इस वाटर को पोल्यूट कर देंगे, कंटेमिनेट कर देंगे। अबंडेंट माइंस कैन पोज सेफ्टी हैजर्ड्स, अगर हम ये माइनिंग कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम इस माइन को ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो यस ये सेफ्टी हैजर्ड भी करेंगे, मतलब ये पैसेज को, वे को, रोड को, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो ये भी इसका ये नुकसान होगा, ये भी इसके हैजर्ड्स में, इम्पैक्ट्स में शामिल हैं। ग्रीन हाउस गैसेस हमने बात की थी कि फॉरेस्ट की बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन प्रोड्यूस होते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो होता है वो ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका, और इसकी वजह से जो है वो अर्थ का टेम्परेचर जो वो राइज हो जाएगा। सो ग्रीन हाउस गैसेस द फिनोमिना बाय विच अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप इंफ्रारेड रेडिएशन आर हीट इज़ कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। इसमें अर्थ का टेम्परेचर या ग्लोब का टेम्परेचर जो है वो राइज होता जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग है। जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है एक्चुअली ये काज होता है, और जो ग्लोबल वार्मिंग है इसकी वजह से क्योंकि ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है इसलिए इसको इफ़ेक्ट बोलते हैं। सो ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग में ये दोनों सिमल्टेनियसली इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये काजेज़ हैं, और ये ग्लोबल वार्मिंग है ये इसका इफ़ेक्ट है। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और वाटर वेपर भी कुछ फ्रैक्शन में इसमें रोल प्रोड्यूस करते हैं। ये देखें यहाँ पे ये एक ग्राफ शो किया गया, इसमें 1860 से लेकर 2000 तक ये दिखाया गया है, और ये वेरिएशन दिखाई गई है ग्लोबल टेम्परेचर राइज, और ये टेम्परेचर राइज होता जा रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो है विद इन द इन्वायरमेंट कंटेंट इसके ज़्यादा होते जा रहे हैं, और इसके कंटेंट ज़्यादा होने की वजह जो है वो दैट इज़ द इंडस्ट्रियलाइजेशन है, क्योंकि हम इंडस्ट्रीज़ में इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, पावर जनरेशन के लिए, और यही नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं इनका जो यूज़ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, मीथेन को प्रोड्यूस करता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करती हैं, जिसकी वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ग्लोबल वार्मिंग मीन इस ग्लोब का, इस अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है।
इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखेंगे इसी ग्लोबल वार्मिंग के, इसके वजह से क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप। यस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो आइस कैप्स हैं ये भी मेल्ट हो जाएंगी। इससे पहले जो है वो आइस एज की बात करते हैं, जब ये सारी अर्थ जो है वो इतनी ठंडी थी कि बर्फ़ जमी हुई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर राइज़ होना शुरू हुआ। तो अभी भी जो है वो वाटर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 71% है इस अर्थ का, और जिसमें से जो है वो ऑलमोस्ट 97% जो है वो इन्हीं आइस कैप्स के अंदर ट्रैप्स है। लेकिन ये आइस कैप जो है वो स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट होती जा रही हैं। ये देखें ये सारा ये पानी में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब ये पानी जो है ये माउंटेन से ये फ्लो करता हुआ डेफिनेटली जो है वो रिवर्स और सी में जाएगा अल्टीमेटली, एंड इसकी वजह से जो है वो सी लेवल राइज हो जाएगा। ये एक फिगर है यहाँ पे, ये सी शोर पे ये शो कर रही है कि ऑलमोस्ट 2030 में जो है वो सी का लेवल यहाँ तक आ जाएगा, और आप ऑलमोस्ट 2050 में जो है वो सी का लेवल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पानी ज़्यादा होने की वजह से सी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ये स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़, इससे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने से डिजीज़ की ससेप्टिबिलिटी ह्यूमंस की और एनिमल्स की वो ज़्यादा हो जाएगी। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होते हैं, डिस्टर्ब लाइफ साइकिल ऑफ फ्लोरा एंड फाना। यस, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो उनका रेट है उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, तो उससे फ्लोरा और फाना की जो है वो लाइफ साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो टेम्परेचर ज़्यादा होने से जो है वो फ्लावर करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर रिड्यूस होने से जो है वो फ्लावरिंग करते हैं, अपना लाइफ साइकिल चेंज करते हैं, पैटर्न चेंज करते हैं। तो ये जब टेम्परेचर की वेरिएशन आएगी तो डेफिनेटली उनका जो लाइफ साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इम्पैक्ट्स ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन, अभी हम 2-3 रिसोर्स की डिप्लीशन के इफ़ेक्ट देख चुके हैं। इसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है नेचर में। यस, अभी जैसे बात हुई कि लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, जब लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा तो जो नेचर की लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उससे रिसोर्सेज जो हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। तो हमें जो है वो कंजर्वेशन की तरफ जाना है, हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी जो है वो ये रिसोर्सेज यूज़ कर सके। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हमें जब रिसोर्स लिमिटेड हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, तो फिर हमें स्ट्रगल करने की पड़ेगी फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब हमें अपने रिसोर्सेज को स्विच करना पड़ेगा, हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। हम ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करेंगे जो लिमिटेड ना हो, लाइक हम सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, लाइक हम विंड एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, और ये इनकी जो सोल्यूशंस हैं उनमें नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो हम जो डिफरेंट एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उनको सॉर्ट करेंगे, उनको सर्च करेंगे, और उन पे ऊपर हमारी डिपेंडेंस जो वो ज़्यादा हो जाएगी। स्लैकनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, डेफिनेटली अगर रिसोर्सेज लिमिट हो जाएंगे, तो अभी हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में बात की थी कि इंडस्ट्री के लिए हमें रॉ मटेरियल जो वो नेचर से चाहिए, और अगर ये नेचर को हम डिप्लीट करते जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट करते जाएंगे, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वो कम हो जाएगी। जी, ये बात हम कर रहे थे कि इसमें सोल्यूशन हमें क्या करने, हमें अल्टरनेट रिसोर्सेज यूज़ करने, हमें ऑयल और गैस को ही ना यूज़ करें, हम जो है वो पावर जनरेशन के लिए नहीं पे ना जाएँ, बल्कि हाइड्रोलिकल पावर जनरेशन पे जाएं, जिसमें हम जो है वो वाटर को यूज़ करते हैं, या फिर हम जियोथर्मल अर्थ की एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, बायोमास और बायोगैस को यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज जो अल्टरनेट हैं उनको हमें उनके बारे में जो है वो सर्चिंग करनी चाहिए, उनको यूज़ करना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ द रिसोर्सेज, यस, हम अगर रिसोर्सेज को रिसाइकिल कर लेंगे तो हमें एक्सट्रैक्शन नहीं करनी पड़ेगी, या एक्सट्रैक्शन जो है वो बहुत हद तक लिमिटेड करनी पड़ेगी। इसकी वजह से हमारे नेचर के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो बच जाएंगे। वी शुड गो फॉर द फॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन के लिए 2 एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास, एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब है कि हम वहाँ पे फॉरेस्ट लगाएं जहाँ पे पहले से फॉरेस्ट नहीं है, एंड रीफॉरेस्टेशन, री का मतलब होता है दोबारा, एक एक्टिविटी को रिपीट करने को री कहते हैं। रीफॉरेस्टेशन का मतलब है कि हमने पहले अगर कहीं पे डिफॉरेस्टेशन की है, कटिंग की है फॉरेस्ट की, तो हम वहाँ पे अगर फॉरेस्ट लगा दें दोबारा से उसी डेफिशिएंसी को मेकअप करने के लिए, तो इसको कहते हैं रीफॉरेस्टेशन। कंट्रोल ऑफ ओवर पॉपुलेशन, जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की सबसे बड़ी वजह हमने पढ़ी थी कि पॉपुलेशन का ज़्यादा हो जाना, और रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, ये नेचर में पहले से मौजूद है हमारे लिए, हमने इसको सिर्फ सर्च करना है और उन्हीं को कंज्यूम करना है। लेकिन अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और हमारी डिपेंडेंस सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज के ऊपर होगी जो हमारे से पहले से अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली वो एक्सप्लॉइट हो जाएंगे।
रिड्यूस पावर कंजप्शन, यस हमें पावर कंजप्शन को रिड्यूस करना चाहिए, ख़ास तौर पर उनसे जो हम जो है वो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से लेते हैं। जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से लेते हैं उसकी तो कोई बात नहीं, यहाँ पे रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो ये विंड भी दोबारा से आ जाएगा, वाटर भी दोबारा से आ जाएगा, सोलर तो एनर्जी को आप अनलिमिटेड एनर्जी है, इसको हम जब जितना चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी पावर कंजम्पशन जो हमारे नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उनसे लिमिट करनी चाहिए। रिड्यूस फूड एंड वाटर वेस्टेज, यस ये फूड की जो प्रोडक्शन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट होते हैं, लेकिन अगर हम इसी तरह से इसको ये देखें यहाँ पे ये किस तरह से पाइल अप हुआ पड़ा ये सारा फूड, और अगर आप अपनी चक्कर लगे आपको अपनी सब्ज़ी मंडी के करीब, तो आपको ये इस तरह से ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और इस तरह ये सारा कुछ पड़ा हुआ मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, हमें फूड और वाटर, क्योंकि ये जो फूड प्रोड्यूस होता है एक तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें फर्टिलाइज़र लगते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से, और हमारे पास इससे वाटर हम बहुत ज़्यादा इसमें कंज्यूम करते हैं, और अगर यही वाला फूड जो है हम वेस्ट कर देंगे तो ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट होते जाएंगे जो हमने सॉइल से और वाटर से लिए थे। रिड्यूस यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यस हमें जो है वो क्या करना चाहिए, हमें बाईसाइकिल्स यूज़ करने चाहिए, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए ताकि हम इन ऑटोमोबाइल्स के यूज़ को कम करें, क्योंकि इससे फ्यूल की कंजम्पशन कम होगी, और फ्यूल जो है वो ऑयल गैस पेट्रोल ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। रिड्यूस यूज़ ऑफ पेपर, यस हम फॉरेस्ट की कटिंग करके ही पेपर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर हम पेपर को का यूज़ कम कर देंगे, डिजिटलाइज हो जाएंगे, तो इससे जो है वो हमारे रिसोर्स जो है वो काफ़ी हद तक बचेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिसोर्स डिप्लीशन और उसके जो इम्पैक्ट्स हैं। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।